Today we are going to learn about one of the greatest poet in English literature, John Milton. He is one of the most important author for competitive exam and is especially known for his remarkable contribution to English poetry. In this video, I have tried my level best to cover every important details about John Milton, from his life and major works to his literary contribution and important exam-oriented point. So let's get started. तो जॉन मिल्टन फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं लाइफ एंड पर्सनल क्रोनोलॉजी से। ये बॉर्न हुए थे 9 दिसंबर 1608 में ब्रेडी स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन में। इनके फादर का नाम था जॉन मिल्टन सीनियर। वो एक चर्च में म्यूज़िक कंपोज़र का काम करते थे और जॉन मिल्टन को कंसीडर किया जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश ऑथर या पोइट के रूप में विलियम शेक्सपियर के बाद। इनकी एजुकेशन और एकेडमिक लाइफ की बात करें, स्कूल सेंट पॉल स्कूल लंदन में इन्होंने अटेंड किया था। उसके बाद ये क्राइस्ट कॉलेज अटेंड किए कैम्ब्रिज में फ्रॉम 1625 टू 1632। इन्होंने बैचलर्स की डिग्री 1629 में कंप्लीट की है और मास्टर्स की 1632 में। उसके बाद इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज छोड़ दिया। क्राइस्ट कॉलेज में इनको एक निकनेम मिला था लेडी ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि इनका जो कॉम्प्लेक्शन था फेयर कॉम्प्लेक्शन था और इनके जो वेवी हेयर्स थे, ये कर्ली हेयर्स थे, जिसकी वजह से इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। अच्छा, ये फिर अपनी मास्टर्स डिग्री का कंप्लीट करने के बाद 1632 में अपने गांव चले जाते हैं हिल्टन और 1632 से लेकर के 1637 तक हिल्टन में रहते हैं और इसे हिल्टन पीरियड कहा जाता है। और हिल्टन पीरियड में लिखे गए सारे इनके वर्क्स जो है उसमें एलिजाबेथन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। लैंग्वेज की बात करें तो इनको 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी। लैटिन, ग्रीक, हेब्रू, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, ओल्ड इंग्लिश, डच, अरामिक और सायरिक, ये सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी। और प्राइवेट ट्यूटर थे इनके थॉमस यंग। थॉमस यंग ने ही इनको इंट्रोड्यूस किया था कि आप रिलीजियस राइटिंग करिए, तभी ये इंस्पायर हुए थे और पैराडाइज लॉस्ट जैसे वर्क तभी इन्होंने लिखे थे। अच्छा, ये हिल्टन पीरियड कब 1632 से 1637 तक माना जाता है। फर्स्ट मैरिज होती है मैरी पावेल से 1642 में। मैरी पावेल उस वक्त सिर्फ 16 ईयर्स की होती हैं और जॉन मिल्टन 33 या 34 ईयर्स के होते हैं। और काफ़ी एज डिफरेंस होने की वजह से इनकी जो मैरिड लाइफ है बिगिनिंग में तो उतनी अच्छी नहीं चलती है और इन्हीं की वजह से फिर जो मिल्टन है वो इनकी वाइफ जो है अपने फादर के यहाँ वापस चली जाती हैं आफ्टर 1 और 1.5 ईयर शादी के। तो उसके बाद फिर उस वक्त इंग्लैंड में डिवोर्स जो था वो लीगल नहीं था, तो मिल्टन ने जितने भी डिवोर्स वाले ट्रैक लिखे हैं, यानी डिवोर्स को सपोर्ट करने के लिए जितने भी उनके वर्क्स थे, वो इन्हीं से मैरी पावेल की वजह से ही लिखे थे, क्योंकि मैरी पावेल से शादी होने के बाद वो चली गई थी एंड ही वांट टू रीमैरी, और बिना डिवोर्स के दोबारा शादी नहीं कर सकते थे। हालांकि कुछ टाइम बाद मैरी पावेल वापस आ चुकी थी। अच्छा, मैरी पावेल से इनके 3 डॉटर्स और एक सन था। डॉटर थी एन, मैरी और डिबोरा ही मिल्टन के वर्क्स में उनको बाद में ब्लाइंड होने के बाद वर्क लिखने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और सन जॉन है जो कि डाइड, मतलब काफ़ी छोटे रहते तभी उनकी डेथ हो जाती है 1651 में, और मैरी की डेथ हो जाती है 1652 में। कैथरीन वुडकॉक की बात करें तो 1657 में इनकी शादी होती है और 1658 में इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद कैथरीन को डेडिकेट किया है मिल्टन ने अपना सोनेट 23। और अब इसके बाद इन्होंने थर्ड शादी की है। थर्ड शादी इन्होंने की है एलिजाबेथ मिंसल से 1663 में, और ये इनसे 30 ईयर छोटी थी, 30 ईयर यंगर थी एलिजाबेथ जॉन मिल्टन से। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स ये 1643 में लिखा था। 1642 में शादी हुई थी, 1643 में लिखा था ये वर्क, और ये डिवोर्स को लीगल बनाने के लिए जॉन मिल्टन का एक वर्क है। पॉलिटिकल करियर एंड ब्लाइंडनेस की बात करें तो यूरोपियन टूर पे ये जाते हैं 1638 से 1639 में। वहाँ पे इटली जाते हैं और उसके बाद गैलीलियो से मिलते हैं। इकलौते उनके कंटेम्प्रेरी हैं जॉन मिल्टन के जिनका वो जिक्र या जिनको वो मेंशन करते हैं पैराडाइज लॉस्ट में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इकलौता कंटेम्प्रेरी है जॉन मिल्टन का जिसका मेंशन पैराडाइज लॉस्ट में मिलता है। कॉमनवेल्थ रोल की बात करें तो इनको सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया जाता है, फॉरेन टंग का, बेसिकली लैटिन सेक्रेटरी, और ओलिवर क्रोमवेल के अंडर ये काम करते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट इन मार्च 1649 को इनको अपॉइंट किया जाता है। ये 1652 में एट द एज ऑफ 44 कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन जो भी वर्क्स लिखते हैं वो एंड्रयू मार्वेल और अपनी बेटी डेबोरा के हेल्प से ही लिखते हैं। उसके बाद मतलब लिखते उनके असिस्टेंट थे एंड्रयू मार्वेल और उनकी बेटी, ये दोनों उनको हेल्प करते हैं ब्लाइंडनेस के बाद राइटिंग में।
जब 1660 में दोबारा मोनार्की रिस्टोर हो जाती है तो मिल्टन को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी बुक्स को जला दिया जाता है, क्योंकि मिल्टन जो थे वो प्यूरिटन सपोर्टर थे। वो चर्च जो सबके ऊपर तानाशाही दिखाता था उसके वो अगेंस्ट में थे, और वो चाहते थे कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हो वो पार्लियामेंट डिसाइड करे। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि इनकी बुक्स को जला दिया जाता है। जब मोनार्की दोबारा रिस्टोर होती है तो इनकी बुक्स को जला दिया जाता है, इनको अरेस्ट कर दिया जाता है, पर एंड्रयू मार्वेल की वजह से इनको पैराडन मिल जाती है। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है नवंबर 8, 1674 को, और इन पर ही किया जाता है गाइल्स विदाउट क्रिपल गेट लंदन में। अच्छा, विदाउट का मतलब होता है क्रिपल गेट के बाहर, मतलब जो लंदन का जो ओल्ड सिटी, ओल्ड टाउन जो था, ओल्ड टाउन के बाहर जो चार दीवारी होती थी उसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो उसको विद इन बोलते थे, बाहर होती थी तो विदाउट बोलते थे। कैटेगराइजेशन ऑफ वर्क एंड की थीम्स की बात करें तो अर्ली पोइट्रीज में आ जाता है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेविटी 1629 में लिखा है। ओड है सेलिब्रेटिंग क्राइस्ट की बर्थ को सेलिब्रेट करते हुए इन्होंने एक ओड लिखा है जिसका नाम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेविटी है। उसके बाद आ जाते हैं शेक्सपियर पे, इन्होंने 1630 से 1632 में एक वर्क लिखा है। ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क माना जाता है जो उन्होंने शेक्सपियर के वर्क लिखा, और ये 16 लाइन का एपिग्राफ भी शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो रिलीज़ होता है 1632 में उसमें पब्लिश भी करवाया जाता है। उसके बाद कॉमर्स इस मास्क है, परफॉर्म होता है लैंडलो कैसल में, और ये किस पर लिखा जाता है और परफॉर्म भी अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर पर परफॉर्म भी होता है और इन्हीं के ऊपर लिखा भी गया है। और इसकी जो सब टाइटल है द ट्रिम्थ ऑफ वर्च्यू, इसका सब टाइटल था। लेसिडस की बात करें तो लेसिडस एक एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी कह लीजिए, या फिर मोनोडी है। मोनोडी मतलब कि कोई जब करीबी मर जाता है तो उसके ऊपर जो एलिजी लिखी जाती है उसको मोनोडी कहते हैं। और इनके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड एडवर्ड किंग पर ये एलिजी लिखी हुई है इन्होंने, जिनकी डेथ आयरिश सी में डूबने से हुई थी, और ये हार्टन पीरियड का लास्ट वर्क माना जाता है लेसिडस। इनके डिवोर्स ट्रैक देख लें। ऑब्वियसली इनकी फर्स्ट वाइफ जब इनको मैरी पावेल छोड़ के चली जाती हैं तो वो डिवोर्स के सपोर्ट में इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं, काफ़ी सारे पैम्पलेट्स लिखे हैं। तो 1643 से 1645 के बीच में इन्होंने लिखा था। 1642 में शादी हुई थी इनकी। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, ये इनके कुछ वर्क्स हैं जो डिवोर्स से रिलेटेड हैं। उसके आर्कियोपैगेट का इन्होंने लिखा है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पे लिखा गया है कि उस वक्त एक लॉ बना, एक रूल बना था कि अगर कोई पोएट है, कोई ऑथर है, कुछ वो लिखता है तो उसको पब्लिश कराने से पहले उसको सेंसरी बोर्ड से उस चीज़ को पास करवाना होगा, और अगर सेंसरी बोर्ड उस चीज़ को पास कर देता है तभी वो पब्लिश हो सकता है, वरना उसमें चेंजेस करके तब उसको पब्लिश किया जाएगा। तो इसके अपोजिशन में इन्होंने एक वर्क लिखा था कि नहीं, पोएट्स को, ऑथर्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जैसा लिखते हैं पब्लिश होनी चाहिए। इसके बाद पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल ट्रैक्ट की बात करें तो द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट्स, ये जस्टिफाई करने के लिए जब ओलिवर क्रॉमवेल ने चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया था तो उस बात की जस्टिफिकेशन, क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो प्यूरिटन सपोर्ट में थे और चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो कैथलिक चर्च के सपोर्ट में थे। तो जब चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हुआ था तो उसके सपोर्ट में मिल्टन ने एक वर्क लिखा था द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट करके। डेफेंसियो ये जो है ये ब्लाइंड होने से पहले मिल्टन का लास्ट वर्क माना जाता है। उसके बाद वो ब्लाइंड हो जाते हैं इसको लिखने के बाद। सबसे ज़्यादा फेमस वर्क पे द लास्ट मास्टरपीस की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट है। ये पब्लिश 1667 में हुआ था फर्स्ट टाइम, 1674 में सेकंड टाइम पब्लिश हुआ था। लिखा कब गया था? 1658 से 1665 के बीच ये लिखा गया था, स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड हुआ था। फर्स्ट एडिशन आया था 1667 में और इसमें 10 बुक्स थी। सेकेंड एडिशन आया था 1674 में और जो 7th और 10th बुक थी उसको 2 और पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया और 12 बुक बना दी गई थी। और पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। एम क्या है पैराडाइज लॉस्ट की? टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। पैराडाइज रीगेन इन्होंने 1671 में लिखा था, मतलब पैराडाइज लॉस्ट लिखा तो ऑब्वियसली रीगेन लिखने के लिए इनको लोगों ने सजेस्ट किया। तो ये ब्रीफ विक है, 4 बुक्स में है। ये फोकस करता है क्राइस्ट की टेम्पटेशन पे कि कैसे वो वाइल्डरनेस को डील करते हैं। सैमसन की बात करें तो ये इनका लास्ट वर्क है जो 1671 में ही पब्लिश होता है। ये ग्रीक स्टाइल ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है बेस्ड ऑन बाइबलिक फिगर सैमसन। बाइबल के एक फिगर है सैमसन, उन पर बेस्ड है ये पोइटिक प्ले है और ये इनका लास्ट वर्क माना जाता है, इनकी लाइफ का लास्ट वर्क माना जाता है। इसके अलावा मिल्टन ने 24 सोनेट्स भी लिखे हैं।
स्टाइल, पोएटिक एंड इन्फ्लुएंस की बात कर लें तो बेसिकली मिल्टन ब्लैंक वर्ड्स में लिखते आए हैं। फर्स्ट ही यूज टू अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, फिर बाद में नॉन ड्रामेटिक एपिक पोइट्री, ये सब लिखते हुए आए हैं। जॉन ड्राइडन कहते हैं कि मिल्टन वॉज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, कि मिल्टन जो है स्पेंसर के पोएटिक सन है। उसके बाद क्रिटिकल रिसेप्शन एंड की स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इनके जो कंटेम्प्रेरी थे या 18th सेंचुरी के जो भी राइटर्स पोएट थे वो क्या कहते हैं, एंड्रयू मार्वेल कहते हैं या प्रेज़ करते हैं इनको इनकी करेज के लिए कि मतलब पहले तो ये चार्ल्स फर्स्ट के रूल में ही इंग्लैंड में ये प्यूरिटन को सपोर्ट करने के लिए वर्क्स पब्लिश करते हैं, एनोनिमस ही पब्लिश करते हैं पर पब्लिश करते हैं, तो करेज तो थी इनके पास। और इनकी जो इपिक है ऑब्वियसली पैराडाइज लॉस्ट, वो जीनियस है। उसके बाद जॉन ड्राइडन नेम्ड हिम द पोएट ऑफ सबलाइम, जॉन ड्राइडन इनको पोएट ऑफ सबलाइम कहते हैं। और ये भी कहते हैं दिस मैन कट अस ऑल आउट एंड एंशिएंट टू ही। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं अपनी बुक लाइफ ऑफ पोएट में एडमायर करते हैं मॉरल सीरियसनेस को मिल्टन की, लेकिन अटैक करते हैं कि पॉलिटिकल व्यू, आप जो पॉलिटिकल व्यू देते हो वो इतना ज़्यादा खुल के आपको नहीं बोलना चाहिए। और लेसिडस को हार्श और ऑब्सक्योर कहते हैं। रोमांटिक एरा क्रिटिक्स की बात करें तो विलियम ब्लैक कहते हैं मिल्टन वॉज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि वो कहीं ना कहीं एडम को सपोर्ट करते हैं। एडम को जैसे उस टाइम की जो सोशल सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो पार्लियामेंट है या जो इलेक्ट होकर आएगा वो नहीं बनेगा, तो सेम चीज़ उन्होंने कही है कि एडम जो है वो सन ऑफ गॉड माना गया है या और उसको सपोर्ट करते हैं जॉन मिल्टन, ना कि सेटन को। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी लंदन पोएम 1802 में जो पब्लिश होती है उसको स्टार्ट करते हैं मिल्टन हाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर, एंड रिमार्क करते हैं द सोनेट इन मिल्टन्स हैड बिकम अ ट्रम्पेट। पीबी शैली जॉन मिल्टन को कहते हैं कि वो आप एक एग्जॉल्टेड जीनियस हैं। जॉन की नोट करते हैं कि जो मिल्टन के वर्ड्स हैं वो कैन नॉट बी रिटन बट इट इज़ एन आर्टफुल और रेदर आर्टिस्ट ह्यूमर, कि उसको लिखा नहीं गया है, वो समझ लीजिए कि वो आर्टिस्ट के ह्यूमर से प्रकट हुआ है। विक्टोरियन एरा की बात करें, मैथ्यू अर्नोल्ड प्रेज करते हैं कि ग्रैंड स्टाइल को, एलिवेटेड मैजेस्टिक डिक्शन को। लॉर्ड टेनिसन कहते हैं द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। राइट की बात कर लें तो पैराडाइज लॉस्ट का कॉपीराइट जो है वो सैमुअल सीमन को बेचा जाता है 5 पाउंड में। थर्ड एडिशन जो आता है 1678 में उसको 8 पाउंड में बेचा जाता है। और टोटल अर्निंग जो होती है पैराडाइज लॉस्ट के कॉपीराइट्स को बेच करके वो 28 पाउंड होती है। सो दिस वॉज इट फॉर जॉन मिल्टन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।